अस्सलाम वालेकुम एंड जुले एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मेहरून निसा, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ आल कारगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली, आप सबको आज के इस मीनिंगफुल और इन्फॉर्मेटिव वेबिनार में दिल से वेलकम करती हूँ। जैसे कि अक्सर हमेशा से इस बात पर यकीन रखता है कि हर स्टूडेंट्स को बेहतरीन तालीमी मौके और सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। आज का ये वेबिनार भी इसी मिशन का एक अहम हिस्सा है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स, स्पेशली आईआईटीज़ तक पहुंचने के लिए प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन मिल सके। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ 4 डिस्टिंग्विश्ड मेंटोर्स मौजूद हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस और वैल्यूएबल इंसाइट्स हम सबके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ है स्कर्मा यंगस्कित मैम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, जो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रही है। सेकेंड मेंटोर है स्पल्जिस वांगमो मैम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, जो एमटेक इन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रही है। हमारी थर्ड मेंटोर है सेवांग छुके मैम फ्रॉम आईआईटी कानपुर, जो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रही है। और फोर्थ मेंटोर है सेरिंग गेफेल जी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, जो एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं पूरी अक्सर की तरफ से सभी मेंटोर्स का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस वेबिनार का हिस्सा बने। हम यकीन रखते हैं कि आज का सेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल और इंस्पायरिंग होगा। मैं तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगी कि सेशन के दौरान काइंडली अपने माइक्रोफोन्स म्यूट रखें, ताकि सेशन स्मूथली कंडक्ट हो सके। अगर सेशन के दौरान आपके जहन में कोई भी सवाल आए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड में प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सेशन रखा गया है, जहां आप सबको अपने क्वेश्चंस पूछने का पूरा मौका दिया जाएगा। तो बिना मज़ीद देर किए चलिए आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्पल्जिस वांगमो मैम को कि वो अपने वैल्यूएबल थॉट्स और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। जुले सभी को, एम आई ऑडिबल? जुले मैम, या यूर ऑडिबल। हाँ, तो जुले सभी को, मेरा नाम स्पल्जिस वांगमो है और मैं बूथ खरबू से हूँ। मैंने अपना बीटेक जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हुआ है फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम। उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ एमटेक इन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट आईआईटी बॉम्बे। सो अभी जो मेरा रिसर्च एरिया जो है वो दैट इज़ रिगार्डिंग द रिसोर्स एडिकेसी। इट इज़ मोस्टली टुवर्ड्स जनरेशन एक्सपेंशन प्लानिंग, पावर सिस्टम्स और मोस्टली रिन्यूएबल्स के साइड पे है। तो अगर मेरा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बोलूँ तो दैट टाइम ड्यूरिंग माय इंटरव्यू प्रोसेस they did not ask me much about energy या electrical के related questions. Only 1-2 questions were regarding the electrical based, वो भी बहुत basic वाला question था। इसके अलावा उन्होंने मैथ्स के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड फॉर्मूलाज और उसके ग्राफ्स। सो दे विल गिव सम वैल्यूज, जैसे कि कॉसेक्स का तुम ग्राफ बना के दिखाओ, तो उसी ग्राफ में दे विल कीप वर्जन्स, जैसे कि कॉसेक्स का 1/x हो जाएगा तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, उसके ग्राफ को प्लॉट करके दिखाओ। तो वी हैव टू प्लॉट दैट एंड उनको शो करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे होता है। तो दैट वाज जस्ट बेसिक कुछ पूछा था। इसके अलावा उसमें हमारे लद्दाखी एक सर थे, उन्होंने पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनर्जी साइंस एट आईआईटी बॉम्बे। सो उस टाइम पे मैंने जो था मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड था एट हयाल। आई वाज वर्किंग एज ए रिसर्च एंड साइट असिस्टेंट, जहाँ पे मैं एग्रीवोल्टिक्स सोलर बेस्ड सिस्टम पे काम कर रही थी। तो आई वाज हैविंग एक्सपीरियंस इन एनर्जी, तो मैंने वहाँ पे उस हिसाब से उसका एक्सपीरियंस लेके उनको बोला था कि दिस रिन्यूएबल रिसोर्स इज मच मोर यूजफुल टुवर्ड्स लद्दाख, बिकॉज आने वाले समय में लद्दाख इज़ वन ऑफ द रिन्यूएबल हब फॉर इंडिया। सो बेस्ड ऑन दैट मैंने
अपना आंसर कुछ ऐसे फ्रेम किया था। सो इन ओवरऑल इंटरव्यू प्रोसेस में आपको ऐसा शो करना होगा कि दैट यू आर वेरी मच ईगर टू ज्वाइन दिस रिसर्च एरिया, और आपको इस फील्ड के बारे में बहुत जानना है, और इस फील्ड के रिगार्डिंग जो है वो लद्दाख को बहुत बेनिफिशियल होगा। सो इस सेंस में आपको पूरा इंटरव्यू लेके जाना है। तो मेनली आपको मतलब ईगरनेस शो करना होगा कि आपको ये क्यों ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद रिगार्डिंग अगर मैं अपना एमटेक एट आईआईटी बॉम्बे एनर्जी साइंस का बताऊं, तो एनर्जी साइंस में जो है वो ओवरऑल 161 क्रेडिट्स आपको कवर करने होते हैं, जिसमें 6 कोर्सेज जो होता है वो कोर कोर्सेज होते हैं और 6 जो है वो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं। तो कोर कोर्सेज में एक्चुअल में एनर्जी साइंस जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे मैकेनिकल बेस्ड स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल बेस्ड जितने भी इनके बैकग्राउंड के बीटेक वाला होता है, दे कैन कम हियर एज एन एनर्जी साइंस स्टूडेंट, और यहाँ पे एनर्जी साइंस परस्यू कर सकते हैं। मेनली जो कोर कोर्सेज होते हैं 6 कोर कोर्सेज, उसमें ज़्यादातर तुम्हें इलेक्ट्रिकल का वो लोग फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल का बताएंगे, फाउंडेशन ऑफ मैकेनिकल बताएंगे, और इसके अलावा जो 6 मोर इलेक्टिव कोर्सेज है, उस इलेक्टिव कोर्सेज में यू कैन चूज लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू। जैसे कि अगर कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट है एंड ही वॉन्टेड टू परस्यू इन दैट मैकेनिकल फील्ड ओनली, तो वो कोर्सेज जो है वो मैकेनिकल रिलेटेड सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। वैसे सेम इलेक्ट्रिकल का होगा, केमिकल का होगा और सिविल का होगा। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा इसमें प्रेफरेंस होता है, क्योंकि प्रॉफिट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल बेस्ड होते हैं और थोड़ा केमिकल का भी होता है। इफ़ एनीवन जो कि सिविल बैकग्राउंड का है और ये वाला कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उनको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों पढ़ना पड़ता है। तो दैट्स इज हाउ इट वर्क्स। बाकी ये वाले फील्ड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और रिगार्डिंग जो कोर्सेज है, उसमें जो मैंने बताया था कि 161 कोर्सेज आपको क्रेडिट आपको करने होते हैं। तो 6 जो होता है वो कोर कोर्सेज, 6 जो है वो इलेक्टिव कोर्सेज। इसके अलावा आपको एक सेमिनार करना होता है। तो इन आईआईटी बॉम्बे ये सेमिनार जो है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही स्टार्ट हो जाएगा। इन दैट सेमिनार क्या होगा कि एक टॉपिक फ्लोर होगा, अलग अलग टॉपिक्स फ्लोर होंगे अलग अलग प्रोफेसर्स के अंदर। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको वो टॉपिक जो हो चूज करना होगा, और वो गाइड से मिलना होगा, एंड थ्रू दैट यू हैव टू डू लिटरेचर रिव्यू ऑफ दैट होल टॉपिक फॉर ओवर 1 सेमेस्टर। सो दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग इन फर्स्ट सेमेस्टर। उसके अलावा आपको कम्युनिकेशन कोर्सेज एंड अदर कोर्सेज करने पड़ेंगे, प्लस दैट देयर विल बी 2 लैब्स। एंड वन ऑफ द मेन थिंग फॉर एमटेक इज दैट सेकेंड ईयर में आपको मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जो कि पूरा 1 साल का चलेगा, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट में 3 स्टेजेस का होता है, स्टेज 0, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो इस स्टेजेस में ये डिवाइड होता है, और उसके हिसाब से आपको प्रेजेंटेशंस और अपनी जो प्रोजेक्ट है उसका परफॉर्मेंस बताना होता है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दी एकेडमिक ओवरव्यू ऑफ आईआईटी बॉम्बे एट एनर्जी साइंस। इसके अलावा जो कैंपस लाइफ अभी तक एक्सपीरियंस मैंने जैसे किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहली बार आए थे तब बहुत लो फील हुआ था कि इट विल बी डिफिकल्ट, बट विथ टाइम आई वॉज एबल टू कॉप। एंड अभी जो जा रहा है दैट इज गोइंग मतलब वेरी वेल, इट इज़ गोइंग गुड ओनली, एंड नॉट इन ओनली इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक। यहाँ पे कल्चर भी बहुत अच्छा है। अगर आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड ज़्यादा जाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, एंड ऑल्सो अदर थिंग्स आर ऑल्सो गुड ओवर हियर। वेदर का भी बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल कैंपस इज़ वेरी गुड। एकेडमिक में आपको अच्छे से कोप अप करना होगा। अगर आप डिसिप्लिन के हिसाब से चले तो आपका एकेडमिक भी जो मार्क्स होंगे वो एवरेज मार्क्स के स्कोर पे होता है, तो बहुत अच्छा चलेगा। इफ़ यू रियली वांटेड टू ज्वाइन आईआईटी बॉम्बे तो आप मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर स्पेसिफिक एनर्जी साइंस तो देन यू कैन कांटेक्ट मी एज वेल एज। अभी जो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ और लिविंग एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग अगर मैं बताऊँ तो जब हम फर्स्ट ज्वाइन किए थे फर्स्ट ईयर में, दैट टाइम वी वर इन डबल ऑक्यूपेंसी रूम्स। फिर सेकेंड ईयर में हमको सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स मिला था। अभी लेकिन नया ये निकला है, जिसमें अभी फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी मिल जाएगा। एंड रिगार्डिंग अगर फी स्ट्रक्चर बोलूँ तो 6 सेमेस्टर
पर सेमेस्टर आपको मेस फ़ी के लिए 27,000 भरना होता है और हॉस्टल फ़ी के लिए 20,000 भरना होता है, और ईच मंथ में आपको 25,000 का स्टाइपेंड मिल जाएगा। इफ आपने अच्छे से इसको मैनेज कर दिया तो यू विल बी एबल टू मतलब एडजस्ट द फीस फ्रॉम द स्टाइपेंड यू आर गेटिंग। सो दिस इज़ ओवरऑल रिगार्डिंग फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो बाद में वी कैन कनेक्ट। आई विल आंसर यू योर क्वेश्चंस आफ्टर द सेशन। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for your valuable guidance. अब मैं कर्मा यास्किद मैम को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो अपने वैल्यूबल थॉट्स एंड एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। Ma'am, you Ma'am, are you not are on. mute. Julie, and hello to everyone. My name is Karma Yanskit. I have done my BTech in computer science, and currently I am pursuing masters in computer science from IIT Bombay. And my research area here involves program analysis and compiler. So firstly, I'll begin with my interview experience here. So the panel at that time consists of three professor, I guess, from each of the IIT, and apart from that there were person from University of Ladakh as well as one from Union Administrative of UT Ladakh, and the panel mainly focused on the academic related questions. So they asked the fundamental computer science question as well as some basic maths, like networking or some basic of OS, and some basic of maths as well, like trigonometry, as Pal just mentioned. And apart from that, the same question was asked, like why you want to join IIT Bombay, why you want to join this particular department, and how you will give back to the community. So this is the only non academic question they asked. Apart from that, all the questions were academic only. Moving forward towards the curriculum, MTech curriculum at at computer science in IIT Bombay, is that we have to do it's very different from it varies from different departments to different departments. So at CSE we have to do 8 department elective and 1 institute elective. So the 8 department electives, you can take courses from CSE department as well as electrical department or maths department. So these 3 department courses are considered as a department elective course, and 1 institute elective which can't be from your department, and these 3 departments which I mentioned. So the another thing is that the academic here is so flexible and it's so student friendly, I say. Like the 8 departmental electives, we can choose from variety of courses. Like if you are a theory person, then you can pick the theory courses. If you are from an ML person, you can pick a ML and as well as systems related courses. Also the nice thing of the curriculum is that you can convert 2 courses out of that 8 department electives, and you can do a R&D project. So by doing so, you only have to now do 5 courses and then 6 courses and then 2 R&D projects. And in the first semester, we have a compulsory software lab, which is of 8 credit. And then in second semester, the seminar begins. So as Pale already mentioned, so initially we have the professor at the end of first semester. The professor here will float different topics related to their domain, and then all the students have to arrange a meeting with the professor, and if the topic floated by the professor is
it is aligned with your interest, and if you want to do research stuff in that, so you can then contact and meet the professor and ask and discuss about I want to join, I want to do my seminar under you because this topic is very interesting and all this thing. So an important thing is that professor, if let's suppose you want to do ML, you want to pursue further your master in ML only, so then the professor might ask what is your grade in the what you got in the ML course. In first semester we have this foundation of ML course, so then they might ask how which grade you got, and also for the theory as well as system. So I personally suggest that for the first semester, unless and until you are pretty sure that okay, I want to do my masters only in ML or only in system or only in theory, then you only do courses related to that. Otherwise, to be in a safer side, if you want to explore and if you are not sure enough, then you can take one ML course, one system course, and one theory course, and you can also take extra courses as well as an ALC. So that ALC courses, if you have taken a courses as a ALC, then that grade will be not included on your transcript, and then later on you can retag that. So once the topic were floated, and then once the meeting is done, then we have to give the preference and priority list, and after that you will do the seminar. And the seminar is basically a literature review stuff. So you will read and explore the papers and finding gaps between them, finding gaps, and then you have to present it at the end of the semester. And so after that, in the unlike other department, the master thesis project, which we call MTP, will start in this third semester. So most of the students, what they do is 90% of students do the MTP and the seminar under the same guide. They really change the guide. Once they got interest in that topic, they don't really want to switch, hardly they switch. So similarly, they will continue with the MTP, which is of in the third semester it is of 50 credit, and in the fourth semester it's 40 credit. So then we have a regular progress meeting, and you have to show your progress and stuff. And at the end we have to present, we have to defend our thesis, right? So there will be a presentation at end of the semester. So this is what academic overview of MTech at CSE here. Apart from academic, the college life is very vibrant and very, there are lots of technical as well as cultural fest going all over, going whole year, and there are so many clubs and activities, so you can also explore that, and there are top-notch facilities for extracurricular activities. So yeah, and the stipend, as already Spalzes mentioned, we get 25K per month. And one thing is that we don't have to do TA-ship unlike others, but if you really want to do TA under TA for some particular course like teaching assistant, so you can ask your guide sir, I'm very interested in this, can I be a TA of that course? And if the professor agrees, then you can do TA-ship as well. Also the grading system here is relative. So what happened at that, initially in some courses the average of the class was 0. So at that time we all were so scared, oh my god, we got so low number. But it's all relative grading thing, right? But at the end all will be equally divided, so then we'll get a good grade. So initially even I was little bit scared, but by time I was able to cope up, and everything is going well. So this is the
non-academic thing. And apart from that, the placement at CAC, in our batch there were around 92 students who set for the placement, and out of that 85 are placed for CAC department, MTech I'm talking. And then the average, average CTC was around 30 LPA, and highest was 69 LPA, I guess. Yeah, so this is the academic overview. And overall, if I talk about my journey at IIT Bombay, it has been both challenging and rewarding. Like, apart from that, it helped me to grow academically, professionally, and also in personally as well. So this is what my experience here. Yeah, thank you. And if you have any doubt related to this, you can just ping me on LinkedIn. Yeah, thank you. Thank you so much, ma'am. तो अनफॉर्चुनेटली स्कर्मा यांस्कित मैम और स्पल्जिस वांगमो मैम को कुछ इम्पोर्टेंट कमिटमेंट्स की वजह से सेशन से लीव होना पड़ रहा है। मैं पूरे अक्सर की तरफ से आप दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, गाइडेंस एंड मोटिवेटिंग वर्ड्स। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी सेरिंग गैफिल जी को, वो अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। Yeah, am I audible? Yeah. Okay. तो आई गेस हिंदी ठीक रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं अक्सात के स्टूडेंट यूनियन और सभी मेंबर को रियली अप्रिशिएट करूंगा कि वो एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा है हर साल वो कुछ एजुकेशन से रिलेटेड करते रहते हैं, और ऐसे करेंगे तो हम लद्दाखी काफ़ी ऊपर जाएंगे। और स्टूडेंट यूनियन का मेन अप्रोच यही होना चाहिए। और तो ये मैं अभी मेरे दो दोस्त स्कर्मा यांस्कित और पहले ने आईआईटी के बॉम्बे के बारे में बोला और थोड़ा उनके एमटेक के उसके बारे में बोला। अब मैं इसमें फर्स्ट फेज में जाऊंगा, एप्लीकेशन क्या बोलते हैं फेज। अब 4 मई को है लास्ट डेट, तो जिसने भरा होगा भर दिया होगा। अब जिसने नहीं भरा है तो वहाँ पे आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो पीडीएफ को, तो वहाँ पे वो लिखा होगा आपका शॉर्टलिस्ट, जो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगा वो किसके बेस पे होगा। वो होगा, एक उन्होंने लिखा है सीजीपी, वो तो परसेंटेज होगा, वो चेंज भी नहीं हो सकता, जो आपके पास है वो रहेगा। दूसरा, आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है और आपने कुछ इंटर्नशिप किया है और आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ अदर लाइक अभी जो कुछ स्टूडेंट यूनियन के कुछ प्रेसिडेंट होगा या कुछ वॉलंटियर वर्क होगा। तो मैं बोलूँगा कि आपने छोटा सा प्रोजेक्ट किया है कॉलेज के बीटेक के टाइम पे, उसको भी ऐड करना आपके थोड़ा सा सीवी को बिल्ड करेगा। और मान लो और थोड़ा क्या बोलते हैं, आपने कुछ एक्टिविटीज कम्युनिटीज में ज्यादा स्टूडेंट यूनियन में रहा, उनसे ये पता चल जाता है कि आपका परसेंटेज थोड़ा कम, मान लो 70 होगा, लेकिन आपने बहुत प्रोजेक्ट किया है, आपने और बहुत जगह एक्टिविटीज किए, तो आप मल्टीपर्पज हो, मल्टीटास्किंग हो। और प्रोफेसर को ऐसा चाहिए भी होता है कहीं कहीं जगह, तो वो लोग क्या पता आपको ले लें, शॉर्टलिस्ट कर लें, तो जरूर वो कर लेना, क्या बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ आपके एक्सपीरियंस। लेकिन ऐसे मत ऐड करना जो आपके पास बाद में जरूरत पड़े या वेरीफाई हो सकता है, तो जेन्युइनली आपके पास हो तभी वो कर लेना। और या प्रोजेक्ट हो तो आपको बाद में उसी से पूछ भी सकता है, जो सीवी के बेसिस पे, लेकिन आज तक तो पूछा है तो नहीं, लेकिन पूछ भी सकता है। एंड और क्या बोलते हैं, उसके बाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इंटरव्यू उन्होंने भी बोला। तो मैं जो सिविल वाले हैं तो सिविल वाले पर्सपेक्टिव से दूंगा। तो फर्स्ट उन लोग पूछेंगे कि आपको क्या करना है, मतलब सिविल, अभी मैं बीटेक सिविल में किया होगा तो सिविल के बाद स्ट्रक्चर होगा, वाटर होगा, वाटर
और चीज में जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जाएगा। तो वो पूछेगा आप क्या करना चाहते हो। तो मान लो मैंने स्ट्रक्चर बोल दिया होगा, या आपने बोल दिया, या मैंने कुछ बोला, तो उससे रिलेटेड पूछेगा ज्यादातर। तो उस टाइम पे मैंने स्ट्रक्चर और कंक्रीट टेक्नोलॉजी बोला था, तो मुझे ज्यादातर कंक्रीट से रिलेटेड, एग्रीगेट रिलेटेड, स्ट्रक्चर रिलेटेड ऐसे पूछ रहा था, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस और थोड़ा लॉजिकल। अगर आपने मान लो एग्रीगेट बड़ा ये हो गया, बड़ा एग्रीगेट होगा या बड़ा रेनफोर्स होगा, ऐसे कुछ टेक्निकल, तो क्या होगा। तो ऐसा आपको थोड़ा लॉजिकली और थोड़ा वो बेसिक टेस्ट करता है। फिर उसके बाद 3 आईटी होते हैं, 3 आईटी प्रोफेसर, वो तीनों एक एक करके थोड़ा 2-3 अपना क्वेश्चन पूछते हैं। और जो अब ऑनेस्ट भी रहना है, ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं आता है फिर भी तुम कुछ मतलब आंसर दे दो, ऐसा मत करना मैं कहूँगा। क्योंकि पिछले बार मुझे कुछ पूछा था 2-3, तो मैं एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मुझे कुछ थोड़ा याद नहीं आ रहा, तो मैंने कहा सिंपल अभी मुझे कुछ अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर बोला। तो उन्होंने तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जिसको आसान भी था, और मेरा अचानक से मैं उस पर होड़ आया था। मान लो आप उस पे रहेंगे तो वो उसमें क्या बोलते हैं लूप पे जाएंगे, आप वो भी थोड़ा टेस्ट करेंगे। आप अगर तुक्का लगा रहे हो तो वो मत करना, या नहीं आता है तो सिंपल नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, उसको अच्छे से आंसर देना ठीक रहेगा। फिर लास्ट पे और जो एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से एक आता है लद्दाखी, तो वहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे क्या पूछा था। उन्होंने पूछा तुम ही क्यों सिलेक्ट करो जी, हमने बहुत सारे बच्चों को ही इंटरव्यू दिया भी था, तो तुम ही मुझे हमें क्यों सिलेक्ट करो, जस्टिफाई योर आंसर। तो ऐसा बोल रहा था। तो उसमें तुम बोल सकते हो कि तुम ही क्यों, मतलब एक तो तुम्हारा 2-3 क्वालिटीज बोल दो। फिर उसके बाद बोल दो कि बोल दो कि तुम्हें भी थोड़ा लॉजिकली तुम एक तो बोल दो कि बेसिक मान लो मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ लद्दाख में, कंस्ट्रक्शन चल रहा है बोलेगा, और जैसे पाले ने बोला एनर्जी के रिलेटेड मेरे बात में आके सॉल्व करूंगा ऐसे रिलेटेड। तो जो तुम्हारे, तो तुम थोड़ा ऐसे प्रिपेयर रहना ऐसे क्वेश्चन के लिए। टेक्निकली तो तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा आईआईटी दिल्ली के बारे में बताऊंगा शॉर्ट। तो इन सिविल में कैसा होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5 कोर्स लेना पड़ता है, 15 क्रेडिट का, मतलब हर 3-3 क्रेडिट। तो 4 क्रेडिट कंपलसरी है। 4 कोर्स आपको कुछ नहीं कर सकता, जो लेना ही नहीं, आप लेना भी नहीं चाहते उनको पढ़ना पड़ेगा, चाहे कितना डिफिकल्ट हो स्ट्रक्चर में। तो एक इलेक्टिव कोर्स होगा, तो आप और 2-3 ऑप्शन में से एक कोर्स चूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा आपको अच्छे से वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्स फ्लोट होता है, तो पीएचडी वाले भी आएंगे, एमटेक वाले भी आएंगे, और क्या बोलते कहीं कहीं में बीटेक वाले भी आता है। तो आपको हर साथ के साथ कंपटीशन लगा के उसमें आता है, क्या बोलते हैं, ग्रेड अच्छा लाना पड़ेगा। फिर सेकेंड में भी ऐसा चलेगा, 5 कोर्स, 15 क्रेडिट, फिर 4 कंपलसरी, एक आप अलग अपने हिसाब से ले सकते हो इंटरेस्ट का। फिर थर्ड सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट, थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो पूरा 1 साल चलेगा, 9 क्रेडिट का। 2 अभी मेरा सेकेंड सेम है तो उसको चल रहा है। थर्ड सेम में 2 कोर्स के साथ एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट में एक प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट करने के बाद तो हर एक मतलब सेमेस्टर में आपको अपडेट देना पड़ेगा, मिड टर्म प्रेजेंटेशन बोल के। तो वहाँ पे आपका अपडेट या ग्रेड उसके अकॉर्डिंग देगा, और थोड़ा सा सुपरवाइजर आपके ग्रेड चलाएगा। 50-50 कम्यूट, तो जो कमिटी से जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं उनके सामने वो लोग 50 मार्क्स चढ़ाएगा। और अपना प्रोफेसर, जो तुम प्रोफेसर को पता है तुमने कितना काम किया, तुम कितना रेगुलर ले पाते हो, तो वो थोड़ा मार्क्स चढ़ाएगा। तो लेकिन इस बार थोड़ा आईटी दिल्ली ने थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज किया है। कोर्नरस्टोन पर आप समर वेकेशन पहले मिलता था, लेकिन इस बार आप थोड़ा एमआईटी स्टैंडर्ड किया है। समर में एक कोर्नरस्टोन करके प्रोजेक्ट शायद करिकुलम में चेंज किया है, क्योंकि मैंने इस साल वाले बीटेक तो एमटेक वाले को देखा है, तो करना पड़ रहा है कोर्नरस्टोन। सिविल में तो सबको करना पड़ेगा। बाकी तो 54 क्रेडिट है, तो 54 क्रेडिट आपको अर्न करना पड़ेगा। तो मान लो शायद 6.5 CGP मेंटेन करना पड़ेगा शायद, लेकिन स्ट्रक ऑफ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन शायद ऐसा होता, वरना इंस्टीट्यूट से वो हो जाता है, बोल रहता है, लेकिन होता है तो नहीं है। लेकिन एसटी के लिए उससे भी थोड़ा शायद 6 तक आप रख सकते हो। फिर और क्या बचा, और बाकी यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट आपको शायद एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम पे हमने मैम पद्मा मुझसे बात किया था, तो उन्होंने हमारा ये बॉन्ड वो किया था, क्या बोलते हैं वो, उस टाइम पे
तो हमें प्लेसमेंट में बैठने के लिए वो क्या बोलते हैं परमिशन मिला था, क्योंकि ल्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दिया था नॉन एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आपको इस बार शायद आप लोग जो बाद में सिलेक्ट होते हैं उनको कुछ करना पड़ेगा, अगर प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो लेना भी चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट के बाद तो ऐसे कुछ ऐसे जॉब नहीं है ना, मतलब लद्दाख में इंटरेक्ट करने के बाद जाओगे तो ऐसे कुछ जॉब अच्छे नहीं मिलेंगे प्लेसमेंट। तो आप लोगों को कुछ बोलना पड़ेगा, वरना यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 3 ईयर का सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा। जब आप एमटेक खत्म होते हो तो यूटी को इन्फॉर्म करना है मेरा एमटेक खत्म हो गया है, तो वो लोग तुम्हें कुछ जॉब दे देगा। तो 3 साल तक तो वो वाला बॉन्ड है, यानी कि जो आप तुम्हें स्टाइपन देगा 25-25 हजार हर महीने, तो मान लो 6 कुछ हो जाएगा। फिर फीस देगा, मान लो स्पॉन्सर के लिए 1,50,000, यानी कि पर ईयर 3-3 कुछ होता, तो 12-13 लाख वो लोग हमारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो उनको बाद में वो लोग वापस मतलब आपसे लेने के लिए बॉन्ड है ना, तो उन 3 साल में आपको जॉब करके शायद उनका रिटर्न जैसा ले रहा है। तो आपको बाद में जो जो सिलेक्ट होता है उन लोगों को पूरा मिल के यूटी को लिखना होगा, क्योंकि मतलब हमें प्लेसमेंट में बैठने दो, यहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज आ रहा है ऐसे ऐसे बोल के, तो क्या पता उन्होंने एलिजिबल कर दिया तो आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ शायद हमारे बैच में आईटी दिल्ली में पूरे लोग 4 हैं, 2 सिविल में और 1 कंप्यूटर में, 1 एनर्जी में, तीनों का प्लेसमेंट, चारों का प्लेसमेंट हुआ है। और शायद कंप्यूटर वाले में जापान कंपनी में हुआ है, तो वो जापान बेस है। और एनर्जी में अच्छा प्लेस मतलब पैकेज भी अच्छा हुआ है, मतलब ठीक ठाक है। और उसके अलावा बाकी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो हम बाद में, और ये गेट गेट नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास गेट है तो डाल सकते हैं। मान लो आपने इस बार गेट को क्या बोलते हैं क्वालिफाई किया, तो सीवी में डाल दो ना, सीवी में जो जो आपके पास है मतलब वो डाल दो भाई। मतलब वही तो मैंने बोला ना, जैसे मान लो मेरा सीजीपी बहुत 7 है, लेकिन आपने गेट क्वालिफाई नीचे डाला हुआ है, तो आप क्या पता आप एलिजिबल शॉर्टलिस्ट हो सकता है। या किसी का 7.5 है लेकिन और कुछ नहीं है, खाली सीजीपी दिखा रहा है और कुछ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसीलिए अच्छा सीवी में डाल डाल दो, तो वो लोग देखेंगे कि परसेंटेज कम हो तो क्यों हुआ और कुछ चल रहा है। तो गेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं वो दे दो, क्या बोलते हैं अगर आपने क्वालिफाई किया तो एडिशन है। बाकी लास्ट में जो स्पेसिफिक ओरिएंटेड होगा वो हम वहां से आंसर दे देंगे। इन जनरल तो अभी यही है, तो टाइम भी शायद 10 मिनट हुआ है मेरे ख्याल से। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing your valuable experience and motivating words. अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी सेवंग छुके मैम को कि वो अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। Julie, everyone, am I audible? Yes, ma'am. Okay. First of all, thank you so much, members of ACSAT, for inviting me and organizing this webinar. My name is Sewang Chuki. I'm from Tingmoskang, and I have completed my BTech in Computer Science and Engineering, and currently I am in final year of Computer Science and Engineering MTech at IIT Kanpur. So currently my thesis is going on with augmented reality based enable platform for citizen engagement with heritage site. And talking about my interview experience, so during my interview most of the questions were asked from the BTech projects. So I strongly suggest all of you to be very clear with what you have done during your undergrad studies, especially the projects. And apart from that, some machine learning based basics questions were also asked, and maths based like plotting graph questions was also asked. And there were 4 panel members, one from IIT Bombay, IIT Kanpur and IIT Delhi, and one professor was from Leh. So it was very basic, like they didn't ask any difficult questions, just ask some basics. So interview was like that. And talking about the academics and the courses at IIT Kanpur, so we have to complete 144 credits in total, from which 63 credit for course and 81 for the thesis. And for like it varies from department to department. So for CSC, it was like there were 3 pools, AI ML,
system and theory. So there was no department compulsory course. We have to complete one course from at least one course from this 3 pool. So in total, I have completed 7 course and thesis. So thesis usually starts from 3rd semester, and we have to choose our supervisor by the 2nd semester. And completely honestly, the thesis depends entirely on the supervisor, so we have to choose the supervisor very wisely. And apart from that, honestly speaking, the academic is very rigorous and quite tough, but it's manageable if we have a lot of if we does lots of hard work and consistent effort. So at IITs, the gradings, I would like to mention about the grading. It's like relative or average grading. So it means your performance is evaluated in comparison with the performance of the entire class. So in order to get good grade, we have to be either around the average or above the average. So it was like that. And scoring high is not straightforward. It was difficult, but it is manageable. And talking about the hostels and the facilities at IIT Kanpur, it's really good. So in first year, we were provided with a shared room, and in second year, we were shifted to single rooms. And hostel facilities were really good, and mess foods were also like there were lots of options available. We can choose anything to eat. So the campus environment at IIT Kanpur is really amazing. I'll be very honest, Kanpur city outside is not that great, but once you step inside the campus, it feels really different. And most important, the community at IIT Kanpur, Ladakhi. At IIT Kanpur, Sindhu Central University students are also there. So there are quite lots of Ladakhi students at IIT Kanpur. So because of that, we often get a lots of get-togethers at weekends and spend time together, which really help during the acad stress. And apart from the academics, there are lots of clubs, activities, events, and fests which we can participate. And yeah, that's it. So talking about the expenses, as all of them already said, we are getting 25,000 per month, and which is actually more than enough for the student. And the main expenses are for the mess, hostel mess and electricity bills, which is approximately or maximum around 4K only, and which is manageable. And from IIT Kanpur, there were 4 sponsored students, and from 4, one of them set for the placement, and he got a decent placement at L&T Finance. Yeah, that's it. And if you have any further question, you can ask at the last. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable experience and motivating words. उम्मीद है कि आज का ये सेशन आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव, इंस्पायरिंग और हेल्पफुल रहा होगा। तो बिना मज़ीद देर किए चलिए अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगी कि आप वन बाय वन अपने क्वेश्चंस पूछें ताकि सेशन प्रॉपरली मैनेज हो सके। यहाँ पे शायद कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछा है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आंसर देते हैं जल्दी जल्दी। तो गेट वाले तो हमने बोल दिया, गेट जरूरी नहीं है, तो आपको चाहिए तो आप मतलब आपने क्वालिफाई किया तो आप डाल देना, आपके लिए बेनिफिट है। एक बार पूरा प्रोसेस है, तो अभी आपने एप्लीकेशन भर दिया, 4 मई को लास्ट डेट है, उससे पहले भर देना। तो उसके बाद
आपको शॉर्टलिस्ट कराया जाएगा, आपके परसेंटेज, आपके प्रोजेक्ट्स और आपके इनडायरेक्टली आपके सीवी के बेसिस पे वो लोग क्या बोलते हैं शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाने के बाद आपको ऑफर लेटर आएंगे और एक क्या बोलते हैं एक कोर्स आएगा। चलो एक ईमेल आएगा कि मान लो मैंने अभी इंटरव्यू में किसी ने बोल दिया दो कुछ, जैसे मैं सिविल से हूँ, सिविल से बोला मैंने स्ट्रक्चर और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो तुम्हें दो ऑप्शन आएगा ईमेल, तो कंक्रीट स्ट्रक्चर लेना चाहोगे या कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे जो होगा ईमेल के कोऑर्डिनेट करने के बाद कंफर्मेशन, जब ऑफर लेटर आने के बाद वो लोग डेट भेज देंगे, तो उसके हिसाब से आईआईटी ज्वाइन करने के लिए जाना है। जाने के बाद एडमिशन होगा। बाकी वहाँ पे कुछ वो नहीं है क्या, वहाँ पे ऑलरेडी लद्दाखी मिल जाएंगे तो एडमिशन कुछ इश्यूज नहीं होगा। और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर भी है, तो उसके हिसाब से तुम्हें स्मूथली हो जाएगा। हॉस्टल भी उस दिन अलॉट हो जाएगा, तो उसका कुछ हेडेक नहीं है। और क्या पूछा है, तो इसी साथ वो रहेगा क्या, खत्म हो जाएगा। फिर किसी ने पूछा है बेस्ट फॉर केमिस्ट्री, तो शायद एमटेक केमिस्ट्री में नहीं होता है, तो ये इसमें तो नहीं होगा लद्दाख के, लेकिन बाकी तो शायद हम इतना बोल नहीं सकते हैं। प्रोसेस बताओ सर। ट्रेनिंग वो हो गया सर। सिलेक्शन इंटेक गेट, नहीं, गेट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा परसेंटेज। उन्होंने लिखा है सीजीपीए, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, लेकिन गेट क्वालिफाई होना भी एक आपके वो है ना, प्लस पॉइंट है, तो वो लोग थोड़ा कंसीडर करेगा। मिनिमम सीजीपी उन्होंने बोला है 60%, शायद लिखा है बोर्ड में मिनिमम 60 तो होना चाहिए। तो 60 से ऊपर तो तब डिपेंड करता है कितने बच्चे बढ़ते हैं। मान लो 12 है ना, तो 12 के लिए वो लोग शायद 50 या 40 शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो मान लो 100 ने 12, तो उसके हिसाब से वो लोग आगे पीछे करेंगे। कैन एमटेक स्टूडेंट गो इनटू रिसर्च एंड पीएचडी अब्रॉड? नहीं, ये आप पर्टिकुलरली लद्दाख वाले यहाँ पे तो रिसर्च बेस ही होता है। यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में सबका होता है, शायद हर रिसर्च बेस एमटेक हो जाता है। फॉर इज द प्रोसेस फॉर बीटेक आल्सो एमटेक? ये तो एमटेक के लिए है भाई। इज इट फॉर ईसीए व्हिच इज गुड, पीएचडी और एमटेक? नहीं। या फिर हाँ, हाय, बस ये बोलना था कि जो डिफरेंट कोर्सेज है वो बता दो ना, कितने कोर्स, कौन कौन से कोर्सेज है जो एमटेक में ले सकते हैं। जैसे वो केमिस्ट्री का पूछ रहे थे, वो नहीं है, तो फिर कौन कौन से कोर्सेज है? यहाँ पे है कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग और एनर्जी साइंस, आर्ट साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 5 फील्ड उन्होंने नाम लिया हुआ है। तो अभी तक 3 बच्चे जो अभी तक फील्ड सेलेक्ट हुआ है वो है सिविल, जो मैं हूँ, और एनर्जी वाले भी हो गया है, और कंप्यूटर साइंस वाले। लेकिन इस बार उन्होंने 2 और फील्ड बता दिया, मतलब ऐड किया है। अगर वो नोटिस पढ़ोगे तो आर्ट साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक करना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। और शायद मुझे भूल गया, आईआईटी दिल्ली में फीस का ना, तो मान लो हॉस्टल का मेस आ जाता है 36 के अराउंड पर सेमेस्टर, और फिर 8,000 आपका रूम चार्जेस, 8,500 ऐसा कुछ चार्जेस आ जाता है, तो वो हो गया। फिर पर सेमेस्टर मान लो 44, तो एसी में रहा तो 7,500 एक्स्ट्रा पड़ेगा पर सेमेस्टर। नहीं, फिर एक स्टार्टिंग पे एक सिक्योरिटी के नाम पे शायद कुछ बढ़ना होता है, 20-30 ऐसे कुछ। ये भी पूछना था कि तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है, तुमने आगे पीछे देखा भी है, तो तुम्हारे हिसाब से अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है और ले रहा है तो उनके लिए कौन सा बेटर रहेगा आईआईटी? अगर जैसे प्रेफरेंस मिल रहा हो तो कौन सा बेटर आईआईटी रहेगा? अभी मैं थोड़ा सा शायद उतना भी नहीं, लेकिन शायद बॉम्बे अभी उन्होंने भी बोला है थोड़ा, हाँ कोर्स वर्क रिलैक्स है। लेकिन आईटी कानपुर में उन्होंने बोला रिग्रेस। मैं भी बोलूंगा आईटी दिल्ली में थोड़ा टफ है, आपको अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पहले मुझे भी पता नहीं था, मैं अभी बोलूंगा। उन्होंने बोला ना रिलेटेड ग्रेडिंग्स, मतलब कैसे होता है, मान लो पीएचडी के साथ पढ़ रहे हो या और बच्चों के साथ पढ़ रहे हो, आपका 90 आ जाता है ना, लेकिन आप क्लास में 10 बच्चे हैं तो आपसे आगे होगा 90, जो 9 बच्चे उन्होंने भी 90 दिए ना, तो आपको ए ग्रेड नहीं मिलेगा, बी भी नहीं मिलेगा। तो आपको मतलब
ये क्या बोलते हैं, 7 कुछ ग्रेड मिल जाए, क्योंकि आप सबसे लास्ट हो ना, लेकिन 90 भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जो क्लास में बच्चे हैं उनसे लास्ट हो। तो यहाँ पे परसेंटेज एक्चुअल नहीं देखते हैं। मान लो क्योंकि ना आईटी में रूल होता है, कुछ बच्चों को ही ए ग्रेड दे सकते हैं 10 में 10, मतलब क्लास का मतलब 30% जैसा या 10% को ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसे डिवाइड होता है। तो जय कि मान लो आपको 35 मिला तब भी आपको ए ग्रेड मिल सकता है 10, क्यों? क्योंकि पता है क्लास का टॉप बच्चे ने 36 किया हो, तो उसके नेक्स्ट आप हो, बाकी सब ने 20-30 किया, तो एवरेज मान लो 20 जाएगा ना, तो उस ऊपर जाएगा, तो वो क्या बोले आपको ग्रेड ऐसे मिल जाएंगे। तो उसके चक्कर में पीएचडी वाले थोड़ा अच्छे होते होते हैं, वो लोग एमटेक कहीं से अच्छे अच्छे से जगह से किए होते हैं, और हम डायरेक्टली थोड़ा टायर 3-4 कॉलेज से आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा फर्स्ट ईयर से मतलब लाइब्रेरी में जाके पढ़ना होगा, तो इसीलिए थोड़ा ग्रेडिंग में ऐसे हमें वो पता नहीं है ना, ऐसे ग्रेडिंग हो जाता है। तो थोड़ा आपको वो क्या बोलते कॉन्शियस करके मेहनत करना पड़ेगा। बाकी मैं बोलूंगा अगर बहुत मतलब लीनियंट चाहिए तो बॉम्बे फर्स्ट किसी को, मतलब हाँ, मतलब कोई ये होता है कि मुझे स्टडी आई कैन डू, मतलब कितना भी टफ हो मैं कर लूंगा, मुझे बेस्ट चाहिए। तो बेस्ट चाहिए तो आप क्यूज रैंकिंग देखो, क्यूज रैंकिंग में शायद आईटी दिल्ली में शायद टॉप होगा मेरे ख्याल से, टॉप या बॉम्बे कुछ। हाँ, तो जो लोग बच्चे टफ चाहिए, मुझे ठीक ठाक चाहिए पढ़ना, मतलब कोई टफ मुझे लेना देना नहीं है बोलेंगे, तो क्विज रैंकिंग देख के सजेस्ट करो। और कोई बोलेगा हाँ मुझे थोड़ा एकेडमिक भी ठीक चाहिए, तो उन्होंने बोला बॉम्बे भी ठीक है, तो कानपुर में भी उन्होंने बोला थोड़ा रिग्रेस है, तो आप ऐसे भी देख लेना। बाकी पर्सनल बात में स्पेसिफिक कोर्स के लिए तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो क्या बोलते हैं हमें मैसेज करके। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, डू वी गेट टू चूज स्पेशलाइजेशन ब्रांच और दे चूज देमसेल्फ? वी नीड टू चूज द ब्रांच आई थिंक हलगा फिल्माना। हाँ, इंटरव्यू के दौरान ही शायद, सिविल में तो इंटरव्यू के दौरान ही आप पहले मुझे पूछा था, मतलब क्या ही चूज करोगे, इंटरव्यू के दौरान ऐसे पूछ जाता है, तो उसके रिलेटेड पूछने के बाद ऑफर में उस वही लिख के आता है। मतलब एनर्जी और पे एक तो क्वेश्चन है, एनर्जी और कंप्यूटर में से कुछ नहीं है ना, पहले से कुछ स्पेशलाइज, जैसे सिविल में होगा तो मास्टर, चलो स्ट्रक्चर वाटर ट्रांसपोर्ट ऐसे है, तो पहले वो लोग पूछ लेते हैं। गुड इवनिंग सर। आपने बोला कि सबसे पहले आपके ग्राइड टाइम के लिए थैंक यू। आपने बोला सीवी का जो अपलोड करना है, तो हमने जब फॉर्म फिलिंग किया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, तो उसमें सीवी का अपलोड का कोई था ही नहीं प्रोसेस कि उसमें सीवी अपलोड कर दो। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, हमारा बीटेक जुलाई में कंप्लीट होगा, क्या हमारे लिए लेट नहीं होगा, या सेशन कब से स्टार्ट होता है, ये आप बता देंगे? हाँ, शायद आईआईटी दिल्ली में शायद हर आईटी में सेम जैसा होगा। यहाँ पे ना 21 जुलाई को एडमिशन होता है, 21 जुलाई को ज्वाइनिंग होता है। तो पिछले बार भी मेरा रिजल्ट भी 30 सितंबर को आया था, कुछ इशू नहीं होता है आपको 7 सेमेस्टर तक सीजीपी मेंटेन वही जो करा। फिर उसके बाद रिजल्ट यहाँ पे वो लोग, मान लो आपको आपका एडमिशन हो जाता है 7 सेमेस्टर के सीजीपी तक, तो आप आईटी में आओगे, उनको बोलोगे कि मैंने एग्जाम दिया है या कुछ बोल के, तो वो लोग टाइम देगा कुछ 2 महीने तक, ऐसे कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है, तब तक आप अपना मार्कशीट अपलोड कर लेना, या वो कर लेना क्या बोलते हैं ला देना। तो 30 सितंबर मतलब जुलाई अगस्त कुछ वो लोग लास्ट दे देता है अगस्त तक, तब तक मैंने कॉलेज में जाके रिजल्ट या ऑनलाइन तुम शो कर सकते हो, या कॉलेज में थोड़ा बोल दो जल्दी जल्दी ऐसे कुछ, या फिक्स है तो फिर 1-2 महीने के बाद आ ही जाता है। तो वो लोग भी उतना स्टिक नहीं करता है, वो लोग बहुत वो है भाई, क्या बोलते हैं समझने जी। वाले, तुम बोल दोगे ना समझ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग सर। जैसे कि मैं पूछना चाहती थी कि जैसे आप सिविल में कर रहे हो, तो आप अगर सिविल के लिए सजेस्ट करोगे तो कौन सा आईआईटी बेस्ट होगा सिविल में? अब सिविल में वो है क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा लोगे, स्ट्रक्चर लोगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट लोगे, वाटर लोगे, और ट्रांसपोर्ट लोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी बेस्ट है आईटी दिल्ली में। स्ट्रक्चर आईटी दिल्ली में स्ट्रक्चर मनाया जाता है, और स्ट्रक्चर काफी टफ भी है, मैं बोलूंगा यहाँ पे स्ट्रक्चर लोगे तो आपको
भाई बहुत, सच बोलो तो बहुत अच्छा मतलब करना पड़ेगा, वरना वो हो जाएगा। लेकिन बेस्ट ये है कि स्ट्रक्चर में डिमांड भी अच्छा है, प्लेसमेंट हो जाता है। हमारे टाइम पे 10 बच्चे थे, 10 बच्चों का होने के बाद फिर भी अभी भी आता है स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए तो है। लेकिन आपको पहले वो डिसाइड करो आप कौन सा ब्रांच लेना चाहते हो, फिर उसके बाद सर मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में करना चाहती थी, तो उससे रिलेटेड लाइक अगर मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में करूंगी तो कौन सा आईआईटी बेस्ट रहेगा, लाइक आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली या शायद। लेकिन दिल्ली में तो आसान, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बहुत आसान है और प्लेसमेंट भी उनका मतलब फुल है, मतलब सबका हो जाता है यहाँ पे, अगर आप प्लेसमेंट से मतलब एलिजिबल में रहते हो। बाकी वो तो क्विज रैंकिंग डिपार्टमेंट वाइज देखना पड़ेगा आपको, अगर मतलब अच्छा ही देखना पड़ेगा, मतलब देखना है तो। लेकिन ओवरऑल आपको देखना है तो शायद बॉम्बे या दिल्ली शायद होगा आगे। लेकिन पर्सनली बोलूँ तो आईआईटी दिल्ली में काफी आसान है एमटेक, आप मतलब का सीटीएम बहुत आसान, आप अच्छे से स्कोर पाओगे अगर अच्छे से डिसिप्लिन रहोगे तो, मतलब ठीक ठाक स्कोर कर पाओगे आराम से। ओके सर। सर मैं और एक चीज़ पूछना चाहती थी, जैसे इंटरव्यू के दौरान वो लोग हमारे ज़्यादातर कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, या जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे हमने फाइनल ईयर में किया होता है, तो वो कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं? वो पहले ऐसे पूछते हैं कि मतलब आप क्या करना चाहते हो, ऐसे कुछ मुझे ऐसे डायरेक्टली किससे स्टार्ट हुआ था, आप कौन सा कोर्स, सिविल वाले तो ऐसे पूछ रहा था आप कौन सा कोर्स लेना, मतलब स्पेशलाइज वाला कोर्स चाहते हो। तो मैंने कहा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, थोड़ा कंक्रीट टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर से रिलेटेड बोला था। तो फिर उन्होंने कंक्रीट पे ही और स्ट्रक्चर पे ही पूछना शुरू किया, वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट का कुछ कंसेप्ट ही नहीं लाया। और क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट में भी तो जो डालते हो आप वो तो नॉलेज होना ही चाहिए, प्रोजेक्ट जो डालो वो तो पढ़ के जाओ ही जाओ। बाकी जो आप लेना चाहते हो उससे थोड़ा, उसके मतलब मान लो आप सीटीएम ले रहे हो तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, उससे रिलेटेड आप थोड़ा पढ़ के जाना। तो वही रित रित पूछेंगे, मतलब एग्रीगेट रिलेटेड तो थोड़ा लॉजिकली टाइप बेसिक चेक करने के लिए। ओके सर, थैंक यू। इस द इंटरव्यू फिजिकल और ऑनलाइन? इंटरव्यू ऑनलाइन ही होता है, यहाँ पे क्वेश्चन था। और कंप्यूटर साइंस के लिए हमें AIML का कोई ऑप्शन नहीं था, बस कंप्यूटर साइंस, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस ही था। आई थिंक IIT दिल्ली और बॉम्बे में भी नहीं होगा, कानपुर में तो नहीं था। हाँ, और आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस भी काफी टफ है, क्योंकि पहले एक बच्चे आए थे वो छोड़ के भी गए थे, और यहाँ पे भी थोड़ा मतलब टफ देख, मतलब देख वहाँ फेस कर सकते हैं, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करके आना पड़ेगा आपको। बैक मिल सकता है या फिर मतलब थोड़ा वो होगा, क्योंकि या तो आपने फुल्ली आपका बीटेक में वो होल्ड अच्छा होना चाहिए, नहीं तो सच में कंप्यूटर वाले बहुत यहाँ पे वो होते हैं, माहिर होते हैं। क्योंकि प्लेस, क्योंकि कंप्यूटर तो मान आईआईटी में कंप्यूटर वाले तो वो होते हैं ना, क्या बोल, बाद में जो प्लेसमेंट हाई लेते हैं, तो जो भी आते हैं वो ठीक ठाक वाले ही आते हैं। तो आप अच्छे से वो आना, मतलब होगा लाइक, तो लाइक ज़्यादातर आके दो महीना बैठ चले। कंप्यूटर साइंस के कोर्स मुश्किल है तो और मुश्किल समझ में नहीं आ रहा है, और लाइक अलग से पूछने भी आते कि कैसा हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं। लाइक हमें थोड़ा ओपन होना पड़ेगा, ऐसे मतलब चुपचाप बैठ के फिर कंप्यूटर साइंस में बहुत मुश्किल होगा, अभी से बता रही हूँ। तो बाकी ज़्यादातर ऐसा था कि पहले से हमारे माइंड में ऐसा कुछ होता है कि हम लद्दाखी थोड़ा लाइक उनसे थोड़ा बैकवर्ड है, बिहाइंड है, तो ऐसा सोचेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो लाइक हमारे टाइम पे क्या था कि हमसे भी पीछे भी कोई लोग था, लेकिन ऐसा नहीं सोचने कि IITs में बहुत मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई कोई हमसे भी पीछे होता है, तो मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन CSE वाले लोग थोड़ा अल्गोरिथम्स, DSA, ये सब थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे तो अच्छा होता है। इंटरव्यू सभी का साथ में नहीं होता है, अलग अलग से होता है। हमें मेल आएगा पहले से ही कि
स्केड्यूल टाइम के साथ कब होगा, सबका साथ में नहीं होता है। बॉन्ड के बारे में बताओ काफिल। बॉन्ड तो ऐसा है ना, अभी क्या बोलते हैं, अब स्पॉन्सर के लिए पैसे लगते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर 1,50,000 जितने शायद, तो फीस ही 6 लाख हो गया, तो तुम्हारे स्टाइपेंड तुम्हें हर महीने 25,000 देंगे, तो तुम पे ही 6 लाख इन्वेस्ट करेंगे, तो 12-13 लाख वो पर बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब उनका रिटर्न चाहिए ना। पहले ये एमटेक प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ ना, तो लद्दाख में आईआईटी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग सेटअप बनेंगे, तो यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाएंगे वहां से 2-3 बाद में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना वहां पे ऐसा रिसोर्स पर्सन यूज करेंगे, इनका विजन है। तो अभी के लिए वो पैसे रिटर्न लेने के लिए वो एक बॉन्ड रखा है। तो आपको 3 साल एमटेक खत्म होने के बाद आईटी को बोलना पड़ेगा मेरा एमटेक खत्म हुआ, तो वो उन पे तुम्हें एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे देंगे, तो उन पे उस पे तुम्हें 3 साल जॉब करना पड़ेगा, वो सर्विस बॉन्ड, ताकि मान लो वो 3 साल में तुम्हारा जो तुम पे 12 लाख जैसा खर्चा हुआ वो उनसे आ जाए रिटर्न। तो ऐसा एक कंसेप्ट है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं ऐसे भी एडवाइस करूंगा कि जब जो लोग 12 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन लोग अपना एक मीटिंग करो और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दो कि हमारे यहाँ पे आईआईटी में बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं सर, और बिना ये स्पॉन्सर होगा तो क्या बोलते हैं, जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जब तक एनओसी नहीं देगा आईआईटी को, तो वो लोग प्लेसमेंट वाले तुम्हें बैठने नहीं देंगे प्लेसमेंट में। तो तुम लोग ये बोलना सर हमारा एमटेक करने के बाद लद्दाख उतना जॉब है नहीं ऐसे वैसे, और 3 साल में एक बार हम कहाँ जाएंगे, तो इसीलिए हमारे जो सीनियर हैं उनका भी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है और हम भी बैठना चाहते हैं सर, तो प्लीज हमें एलो कर दो, ऐसे कुछ बोल के। तो क्या पता मान जाए, नहीं तो बॉन्ड को पहले से बॉन्ड को दिमाग में रखने की रख के सोच लेना क्या। सर और एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि हाउ इंटेंस इज द एकेडमिक तो करना ही पड़ेगा नहीं वर्कलोड आईटी दिल्ली? हाँ हाँ। और सच बोलूं तो ये किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, बॉन्ड में ऐसा भी लिखा हुआ अगर तुम एमटेक छोड़ के गए ना तो तुम्हें कितना 25 लाख देना पड़ेगा, शायद 25 लाख छोड़ के देना पड़ेगा। बीच में बीच में छोड़ता है तो तुम्हें 12 लाख देना पड़ेगा, और बाद में एमटेक करने के बाद सर्विस बॉन्ड नहीं करोगे तो 25 लाख देना पड़ेगा। वो बॉन्ड वाले में लिखा है, ठीक है, वो बाद में निकल सकते हैं वो लोग। अभी पीडीएफ में नहीं देखा होगा, वो सर्विस बॉन्ड अलग से होगा, पीडीएफ एक वो पढ़ लेना, ठीक है, उसमें ये लिखा होगा तुम आईटी से निकल देते हो, मान लो बहुत सीजीपी खराब हो रहा है कुछ हो गया तो आईटी निकल गया, आईटी ने स्टाफ ऑफ कर दिया, तो तुम्हें उनका पैसे बर्बाद कर दिया ना, तो वो लोग तुम्हें जितना खर्चा हुआ उतना करेंगे, या तो 12 लाख। अब तुम एमटेक करने के बाद उनके सर्विस बॉन्ड को नहीं कर रहे हो तो 25 लाख लिखा ऐसा हुआ है, अगर वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो। ये भी पता होना चाहिए, क्या पता बाद में वो लोग ठीक हो गया तो। थैंक यू सो मच सर। तो टाइम की कमी की वजह से किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो आप इंस्टाग्राम पेज पर या व्हाट्सएप अक्सर हेल्प डेस्क पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया एवरीवन फॉर योर थॉटफुल क्वेश्चंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। मुझे उम्मीद है कि आज के वेबिनार से आप सबको आईआईटीज़, हायर स्टडीज़ और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में काफ़ी वैल्यूएबल गाइडेंस मिली होगी। मैं एक बार फिर हमारे रिस्पेक्टेड मेंटोर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और मोटिवेटिंग वर्ड्स बेटा हम सबके साथ शेयर किए। आपकी बेटा गाइडेंस तुम जिस हमारे राह पे चल रहे हो ना के लिए ज़रूर आपकी गाइडेंस हमारे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप एक्चुअली आईआईटी कानपुर में एक लद्दाखी प्रोफेसर है जिन्होंने एक वीडियो बनाया है और उनका रिक्वेस्ट था कि अभी इस सेशन के लास्ट में वो वीडियो दिखाया जाए, तो कैन आई प्लीज? जी जी ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन।
is it visible? No, ma'am. Visible है क्या? No, ma'am. No, ma'am. अभी भी नहीं. नहीं नहीं. अभी है क्या? No, ma'am. अभी भी नहीं No, है. ma'am. हाँ, अभी है क्या? Yes, ma'am. Okay. Audible भी है क्या? Yes. Audible है? No, no. No. It's not Audible audible. नहीं है. नहीं, audible नहीं. Okay, so I think ऐसे audible नहीं होगा अगर मैं अभी one second. मेहरून निसा आपको शेयर कर देती हूँ. आप अपने अक्सर पेज पे शेयर कर देना ये वीडियो, ठीक है? जी. Thank you so much. Thank you. मैम एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज. हाँ. जो एप्लीकेशन के प्रोसेस में एक एनओसी है ना, एक एनओसी फॉर्मेट दिया हुआ है, वो हमें मतलब सबको सबमिट करना है क्या? वो लाइक कुछ स्टूडेंट्स हाँ. फ्रेशर्स होंगे तो उनको भी सबमिट करना है? हाँ, सबको सबमिट करना होता है ये एनओसी एप्लीकेशन के टाइम पे. और सिग्नेचर कहाँ से चाहिए होता है? शायद ले से चाहिए होता है ना? नहीं पता मैम, बट उसमें लिखा है जो लाइक जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं like, वो एम्प्लॉयड होता है तो उनके लिए नहीं होता है ये? No, एनओसी तो नहीं था लेकिन हाँ. मैम एक्सक्यूज मी, नो, मैंने उनको आईआईटी वालों को मैसेज किया था. उन्होंने कहा था ये आप लोगों के कंपलसरी नहीं है, आप लोगों के लिए ये जॉब रिलेटेड जो होते हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है बोल के अच्छा. मैसेज दिया. ओके. हाँ, ऐसा कोई एनओसी तो नहीं था बट कुछ फॉर्म पे सिग्नेचर चाहिए होता है. लाइक अभी प्रोसीजर चेंज हो गया भी हो सकता है, लेकिन आप चेक मतलब अच्छे से पढ़ लेना क्या है. एनओसी तो नहीं था. एनओसी बस लास्ट प्लेसमेंट के टाइम पे ज़रूरी होता है. अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो हम उनसे मांग सकते हैं एनओसी कि हमें प्लेसमेंट में बैठने दीजिए बोल के बस. ओके मैम, थैंक यू. Thank you so much, ma'am. Ma'am, इसी के I साथ आप व्हाट्सएप पे भी हाँ. कांटेक्ट कर सकते हैं किसी का भी क्वेश्चंस. हाँ. ओके. इसी के ma'am, I साथ मैं don't उम्मीद have करती हूँ. I don't have any questions, but I want to say that बहुत शुक्रिया to all the hosts and the speakers, especially the Joint Secretary Mehrun Nisa for organizing this amazing session. आपकी इस brilliant initiative ने हम सबको एक साथ लाया. Thank you so much, ma'am and sir. Thank you so much to the entire team and the union for making this happen. Thank you, everyone. थैंक यू. इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग रहा होगा और आप फ्यूचर में भी अक्सर के ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते रहेंगे. आखिर में मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट को कि वो अपने वर्ड ऑफ थैंक्स के साथ इस वेबिनार को कंक्लूड करें. Thank you. Assalamualaikum Julai Gaumala. So before we end, I want to say Tukjay from the bottom of my heart to our speakers, Siring Le, Spelzes Le, Sevang Le, Skarma Le. Thank you for giving your time to your juniors. You did not just share knowledge tonight, you gave direction to the students sitting in Kargil, Leh, and across Ladakh. You're not just alumni of IIT Delhi, IIT Mumbai, or IIT Kanpur. Tonight, you become a teacher, a mentor, a proof that a student from any village in Ladakh can sit in the top classroom of this country. You gave your juniors something more valuable than notes. So I would like to thank
all the students who joined this webinar today. This is not the end of a webinar. This is the start of a movement. The recording will be on Aksat YT page by tomorrow. Our headline number on IG is open for every student who need guidance. And once again, thank you everyone for making history with us. Thank you. Very good night to everyone. Thank you. Shukriya everyone for joining and making this session meaningful. Allah Hafiz and Julie. Thank you everyone.